हल्ला बोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कश्मीर के हालात पर सीधे श्रीनगर से इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर मौजूद है। एक बड़ा सवाल यहां पर यह कि हालात सुधरेंगे कैसे। सरकार का कोई खाका साफ तौर पर उभर कर सामने नहीं आ रहा है। हम यहीं पर आपको बताते हैं कि एक कैलेंडर जो सेपरेटिस्ट की तरफ से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हड़ताल भड़कती है और उसी की वजह से सारा बवाल होता है, उस कैलेंडर को कैसे रोका जाए, उसको रोकने की क्या कोशिश हो रही है। बात करते हैं सुहेल बुखारी से सबसे पहले। सरकार की तरफ से क्या यह कैलेंडर रुकेगा, हड़ताल रुकेगी तो उसके बाद बाकी सब बवाल रुक सकते हैं, क्या इसकी कोशिश हो रही है? देखिए, ये सवाल मुझे लगता है आप गलत शख्स से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता जो कैलेंडर देते हैं। तो क्या ये कैलेंडर रुकेगा, इसका जवाब तो खैर वही दे सकते हैं। सरकार कोई कोशिश करेगी उनको रीच आउट करने के लिए कि वो कैलेंडर ना दे? देखिए, सरकार का काम सिर्फ उन तक ये रीच आउट करने का नहीं है कि कैलेंडर ना आए, बल्कि सरकार कोशिश लगातार ये कर रही है कि यहाँ की आम जनता को रीच आउट किया जाए, यहाँ की सिविल सोसाइटी को रीच आउट किया जाए, यहाँ के जो डिफरिंग पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं उनको रीच आउट किया जाए, ताकि एक सेंस ये प्रिवेल हो और समझा जाए कि क्या ये लगातार हड़तालें, इन्हीं से हमारा मसला सॉल्व होगा? क्या ये कंटिन्यूअस वायलेंस हो रहा है, इससे मसला सॉल्व होगा? नहीं। जरूरत यह है कि सेम्बलेंस ऑफ पीस आए, शांति बहाल हो और उस शांति के माहौल में एक प्रक्रिया शुरू हो जो कि मल्टी प्रोंग्ड हो, जैसा कि महबूबा मुफ्ती जी ने भी कहा, जो मल्टीपल लेयर्स पे हो, जहां वो सरकार की इंगेजमेंट हो, जहां पे वो जो वादे उनसे किए गए हैं। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, एक एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत ये सरकार बनी है, उसमें जो कुछ कहा गया है, जो वादे किए गए हैं वो इंप्लीमेंट हो। साथ ही रीच आउट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे बात हो, चाहे वो इंटरनल डायमेंशन की बात हो, एक्सटर्नल डायमेंशन की बात हो। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, इन सब पे जब एक साथ काम होगा तब जाके हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे जहां पे शांति भी हो और जहां बाद में हमको ना इन कैलेंडर्स को देखना पड़े और ना ये हिंसा हमारी सड़कों पे हो। एनसी की तरफ से इमरान नबी साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो सरकार का रवैया और जो सरकार का रुख है कि यहां पर सब तक पहुंचना होगा, भरोसा आवाम का नहीं है, उसके बावजूद ये क्या पॉसिबल है, या कि हुर्रियत से सीधे बात की जाए, उनको एंगेज किया जाए? देखिए, सबसे पहले ये पीडीपी या बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का मसला नहीं है। मुझे लगता है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जान लेना चाहिए कि कश्मीर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, न ही सर्टेनली ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी नहीं है। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और इसका जो है हमने बार बार जो है एक गुजारिश की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कश्मीर को सियासी तौर हल किया जाए, सियासी तौर हैंडल किया जाए, जो कि अभी नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कुछ पैनलिस्ट ने यहाँ पे ऐसी बात भी कही जिसको मैं सच नहीं मानता हूँ, जो कि कल चीफ मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत गलत बातों का बयान किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि धमाल हांजीपुरा में एक लड़के की मौत हुई है। वहां लड़के की मौत नहीं हुई थी, वहां एक लड़की की मौत हुई थी। और दूसरी बात, उन्होंने वहां पर पहले पुलिस स्टेशन नहीं जलाया था, और यही बात हर किसी जगह पे हुआ है। पुलिस स्टेशन पहले नहीं जला है, पुलिस स्टेशन जले हैं जब वहां पर उस एरिया में कहीं पर किलिंग हुई है, उसके बाद पुलिस स्टेशन जले हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बयान पीडीपी से आए जो बहुत ही फ्रिवलस बयान थे, जो मिसलीडिंग बयान थे, जिसमें उन्होंने अच्छन पुलिस स्टेशन की भी बात की, जो बोला गया था कि अच्छन पुलिस स्टेशन को जलाया गया। लेकिन फिर उसके बाद लोकल मीडिया ने उसका वीडियो भी जारी किया, फेसबुक पे भी उसका वीडियो आया, बिल्कुल सही था वो पुलिस स्टेशन, वो जला नहीं था पुलिस स्टेशन। सो हम ये सब चीजें बोल के जो है सब ये चाहते हैं कि ये जो इस टाइम पे एस्केलेशन ऑफ वायलेंस हो गई है, इसको डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत पीडीपी और बीजेपी की सरकार डी एस्केलेशन की बजाय एस्केलेट किए जा रहे हैं, और डी एस्केलेट की बजाय एस्केलेट किए जा रहे हैं। हिना, आपसे जानना चाहेंगे, मसला कह रहे हैं एनसी की तरफ से कि ये केंद्र की तरफ से एंगेजमेंट होगी, क्योंकि राज्य सरकारें इसमें बहुत बड़ा भूमिका नहीं निभा सकती है। आप कह सकती हैं कि अब जो देर से बेशक रीच आउट हुआ, ये कंक्लूजन तक पहुंचेगा, आगे मसला कश्मीर पर बात करने की, हल करने की बात होगी? देखिए, जो भी आज तक रीजनल पार्टीज इलेक्शन लड़ा है, उनका हमेशा किसी इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुर्रियत का सपोर्ट रहा है। मिलके इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, ये साफ जाहिर है। हमारे हर एक इलेक्शन में ये ओपन कैंपेन भी रहा है और हिडन कैंपेन में भी हुर्रियत का कहीं ना कहीं साथ रहा है। आज की डेट पे अगर मैं रीजनल पार्टीज की बात ही बोलूं कि सेंटर
तवज्जो नहीं दे रही है। मेरा सेंटर का मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा सेंटर का मतलब है जो सेंटर में हुकूमत चला रहे हैं प्रधानमंत्री, उनका यह कहना है बार बार कि जब तक कश्मीर में पीस प्रिवेल नहीं करेगा, कश्मीर के लिए ना तो डेवलपमेंट की जाएगी, ना तो पॉलिटिकल इशू कोई सुलझ सकता है। पहले दिन से जब से यह सरकार बनी है काफी अड़चने आई। इस सरकार को बनते बनते बहुत टाइम लिया हमारे पीडीपी ने, फिर मुफ्ती साहब का ध्यान हुआ, फिर जिस एजेंडा पे हम लोगों ने अलायंस किया और हुकूमत चलाने की कोशिश की, बार बार अड़चन लाई गई। तो कश्मीर का जो मुद्दा है वो अपने ट्रैक से, जो हम लोग पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस करना चाहते थे, बार बार प्रधानमंत्री का बयान आता रहा। खुद गृह मंत्री 2 बार कश्मीर आए पैगाम लेके कि आप आगे आए, हम बात करना चाहते हैं। पिछली बार भी गृह मंत्री से मिलने के लिए ज्यादा लोग नहीं वहां पे गए। आज शुक्र है कि पॉलिटिकल पार्टीज जा पहुंची, वहां पे बात कर ली उन्होंने। तो जब तक हमारा कश्मीर हमारा मुद्दा है, कश्मीरियों का है, जब हम लोग नहीं कदम बढ़ाएंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें? हम ही स्थिति खराब कर रहे हैं, हम ही स्थिति को एग्जैजुरेट कर रहे हैं, और हम ही चाहते हैं कि सेंटर हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। सेंटर अब खुद आ रहा है। तो मेरा ये मानना है पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो आगे आए और खुले से खुले दिल जो भी मुद्दे हैं वो सेंटर के सामने रखे। पीछे रह के ड्राइंग रूम्स में बात करके, सिर्फ अपोजिशन में बात करके कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं सकता है। आप मान रही है कहीं ना कहीं कैंडिडली कि यहाँ के जो सियासतदान हैं वो एकजुट नहीं हो पा रहे, और कहीं ना कहीं आपने पीडीपी अपने सहयोगी पर भी इशारा किया है कि अड़चने आ रही है, देर लगी थी, हमारा तो वो था, उस पे हम लौटेंगे। लेकिन इस बीच नेताओं की बात आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन कश्मीर का जो आम आवाम है जिसका घर से निकलना दूभर हो गया है, वो इस मसले पर क्या कहता है, उसे भी सुन लीजिए। कुछ नहीं पता चलता है कि कभी सोचते हैं कि ये खुल जाएगा, लेकिन वो गवर्नमेंट भी चाहती है कि नहीं खुलना चाहिए। अगर दुकानें खोलते हैं शाम के टाइम तो वो भी खुलने नहीं देते हैं। तो कर्फ्यू मेरे ख्याल में आगे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसके बारे में कुछ नहीं सोचती है। वो आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। महबूबा मुफ्ती आती है चक्कर मारने, वो घूमती हैं बाहर, क्या करती हैं वो? 50 दिन हो गया कर्फ्यू को, कितना बच्चे खराब हो गए, घर में टेंशन हो गए बच्चों को भी। हालात दिन में दिन बिगड़ते जाए, कोई नतीजा नहीं निकलते। हमारे हक में कोई बात ही नहीं, ना कोई मिनिस्टर बोलते, ना कि यहाँ के आवाम बस देखते, हाथ फैला के देखते। 100-200 रुपया मिलते हैं हमको उधर इधर से, उसको सब्जी दूध लाते हैं बच्चों के लिए, तो बैठो घर में। चाहे मेन स्ट्रीम हो, अब ये ओपोजिशन में जो भी हो, या फिर सेपरेटिस्ट हो, लेकिन हमारे लिए कोई जेन्युइन जो हमारी ये है सोल्यूशन वो नहीं हो रहा है जो हमारे लिए होना चाहिए। जैसे सिचुएशन चल रही है, नहीं लग रहा है कि ये ठीक हो जाएगा। सर हमारा 75% लॉस हो गया, क्योंकि हालात ऐसे ख़राब है, तो 75% जो हमारा वो कैंसिलेशन हो गया। तो नॉर्मली 20 lakhs हमारा मंथली टर्नओवर होता है नॉर्मली, तो वो तो ऑलमोस्ट सारा कुछ ये बर्बाद हो गया। 9-10 ऑफ जुलाई तक हमने बहुत अच्छा किया। वी वर डूइंग नियर अबाउट 81% ऑफ ऑक्यूपेंसी कर रहे थे, पर आफ्टर दिस ट्रबल टाइम टूरिस्ट तो एकदम ही नहीं है हमारे पास। हम ऑन एन एवरेज 2-3 कमरे कर रहे हैं। बहुत अच्छा बिजनेस था बिगनिंग जुलाई तक, और उसके बाद में जब से ये सब सस्पेंड हो गया है, तो ये टर्माइल जो हुआ है, इसकी वजह से सारा बिजनेस यहाँ पे टोटल डिस्ट्रॉय और एवरीथिंग इज इन डिस्ट्रक्शन। ये जो डिस्टर्बेंस हो गई, हालात खराब हो गए, इसकी वजह से हमको ये मैरिज तो कैंसिल नहीं करेंगे, अपनी तरफ से जो हमारा होता है, हमारा ये लगन वो तो करेंगे। जो इनविटेशन थी 17 को हमने अपनी बरादरी को रखा था ये दावत, और 21 जुलाई को हमने रखा था अपनी मोहम्मदन बरादरी को, तो वो हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये हालात भी अलाउ नहीं करते हैं। जो यहाँ की सिचुएशन अभी चल रही है, हमें इस वजह से ये जो इनविटेशन है वो कैंसिल करना पड़ रहा है। जो मैरिज है सो सिंपली, जो हमारा लगन है वो सिंपल मैनर में होके वो हो जाएगा।
और हमने ये तभी ये डिसीजन लिया क्योंकि यहाँ पे इस वक्त ऐसी हालात है। हमारे यहाँ निकाह सेरेमनी होने वाली थी, बट जैसा कि आपको पता है यहाँ पर तो हालात खराब हो गए, इसलिए हमें कैंसिल ही करना पड़ा। कल होने वाला था हमारा, बट अब तो नहीं हो पाएगा। हल्ला बोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम कश्मीर के मसले पर चर्चा कर रहे हैं सीधे श्रीनगर से। हमारे साथ यहां पर तमाम नेता मौजूद हैं, हमारे पास एक बड़ा पैनल मौजूद है। यहां पर मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से आरोप लगाया था सोहेल बुखारी की, जिस तरह से इसको कम किया जाना चाहिए था, मलहम जख्मों पे लगना चाहिए था, लेकिन वहां पर नमक छिड़का जा रहा है और जख्मों को और कुरीदा जा रहा है। देखिए संजय, ये जो नई थियरी तैयार की गई है एस्केलेट और डी एस्केलेट करने की, इसका एक परिप्रेक्ष्य है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये हालात ऐसे बन रहे थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, आप उठा के देख लीजिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतागण थे, उनके किस तरह के बयान आए, उनके जिस तरह के ट्वीट आए, उनकी उस लैंग्वेज को देख के आप खुद तय कर लीजिए कि इस मसले को एस्केलेट करने में किसका रोल रहा है। अब जब ये कहा जा रहा है कि बजाय डी एस्केलेट करने के इसको एस्केलेट किया जा रहा है, तो उसका एक साफ उसकी वजह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वो इसलिए कि आज तक हमारी आदत ये रही है कि ऐसी स्थिति में जो हमारे नेता हुआ करते थे वो कभी सच नहीं बोलते थे, बजाय उसके वो जो पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट थे उसको केटर करते हुए हालात को बिगाड़ने बजाय इसके कि सुधारते, उसको बिगड़ने देते थे। यहां एक पहली बार ऐसा हुआ है कि पैराडाइम शिफ्ट आप देख रहे हैं। आपका एक ऐसा नेता है जो आपको सामने बता रहा है कि यह बात गलत हो रही है, बजाय इसके कि वो आपके गलत को भी सही ठहराए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको वोट चाहिए कल को, सिर्फ इसलिए कि उसको राजनीति करनी है। वो नहीं हो रहा। अब की बार नेता सामने आ रहा है और बिना इस चीज की इसके बारे में सोचे हुए कि कहीं मुझे इससे कोई राजनीतिक नुकसान तो नहीं होगा, उसको दरकिनार रखते हुए साफ सटीक लफ्जों में बोल रहा है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब आप इसको एस्केलेट और डी एस्केलेट बोले तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको कश्मीर के मसले को सुलझाना है, अगर आपको घाटी को इस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालना है, तो आपको सच बोलना पड़ेगा। और भले ही वो आपके पॉपुलिज्म के फ्रेमवर्क में ना आए, सच बोलकर ही कश्मीरियों को इस परेशानी से बाहर निकाला जा सकता है। फारूक वानी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो यहाँ पर सियासतदानों ने कहा, जो फॉर्मूला आगे चल करके यहाँ पर अमन फिर से लौटा सके, एंगेज किया जा सके हुर्रियत को, क्या सरकार का नजरिया और ऑपोजिशन का नजरिया सही लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। कोई पहले तो ये गवर्नमेंट तो मिस है, गवर्नमेंट कहीं पे नहीं है। देखिए यहाँ पर इतना मतलब इतने हालात खराब है, कोई मतलब किसी से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। उल्टा ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अफगानिस्तान बनेगा, यहाँ पे वो प्रॉब्लम ये, लेकिन जिससे मेरे हिसाब से ये दे पीपल जस्ट वांट टू ऐड द फेवर टू दिस प्रॉब्लम। और ये मसला तो मेरे हिसाब से नहीं, मतलब ये तो बुरहान वानी के मरने से ये मसला ट्रिगर हो गया। लेकिन इससे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे सैनिक कॉलोनी का मसला था, उसके बाद ये इंडस्ट्रीज पॉलिसी का मसला था, उसके बाद पंडित कॉलोनी का जो ट्रांजिट का उसमें मसला था। लेकिन ये जैसे लावा नीचे बनता है ना, उससे ये फट गया, तो अब ये गवर्नमेंट के हाथ से बाहर गया। लेकिन अब आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा कोई मुस्बत कदम होना चाहिए जिससे कुछ मतलब हल निकले और लोगों की परेशानी दूर हो जाए। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे आज की डेट में 50 दिन के इस मसले में कम से कम 6,400 करोड़ का बिजनेस का लॉस हो गया है। यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जिससे ये मसला सारा क्लियर हो गया। ये अब दूसरी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जस्ट टोल्ड इन द दिल्ली कि पाकिस्तान इज बिहाइंड दिस टर्माइल, बट आई डोंट थिंक द पाकिस्तान दिस इज अ कॉज, दिस इज राइट फ्रॉम दी में। अगर आप मतलब ये जो काज है ये 47 से मसला है, ये इसमें तो पाकिस्तान का इतना मतलब हाथ नहीं है जितना यहाँ के लोग इसको चाहते हैं। दे वांट टू जस्ट ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन चाहते हैं। अभी देखिए पीडीपी का जो हॉटबेड है साउथ कश्मीर, वहां पे ये ज्यादा क्यों ट्रिगर हो गया? तो कुछ ना कुछ तो मसला है। पहले पीडीपी ने वोट मांगा कि हमें वोट दीजिए, नाराजगी शायद वहां पर ज्यादा थी कि पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ लड़कर के चुनाव लड़े और उस तरह से चुनाव लड़ा, और उसके बाद आज आप एक हो गए हैं। क्या वो एक वजह है? वहां पर मैंने देखा, हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि महबूबा मुफ्ती के कॉन्स्टिट्यूंसी में किस बुरी तरह से लोग नाराज हैं। देखिए, ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि
जस्ट बिकॉज पीडीपी और बीजेपी साथ आई और उन्होंने सरकार बनाई, यही इसकी वजह है, जो बिल्कुल गलत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ की जनता ने प्रूव करके दिया। अब आप पूछेंगे कैसे? आपको याद होगा कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं रहे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, तो उनको असेंबली में बहुत लंबा अरसा लग गया। मेरी बात सुनिए, जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको असेंबली का मेंबर बनना था, उन्होंने उसी अनंतनाग में, उसी साउथ कश्मीर में जाके उन्होंने वोट मांगा। और अब की बार हालांकि जो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट्स था, जो नंबर थे वोट्स के, वो कम थे, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती का जो मार्जिन था, जो उन्होंने वोट जीते, वो मुफ्ती साहब से भी ज्यादा थे। तो एक किस्म का वो रिवैलिडेशन हो गया था उसी अनंतनाग में, उसी कश्मीर के वोटर ने उस अलायंस को रिवैलिडेट किया गया। तो ये कहना कि जस्ट बिकॉज ये अलायंस बना है इसलिए आप जो देख रहे हैं सड़कों की हालत, जो वायलेंस हो रहा है वो है, ये बिल्कुल ना सिर्फ गलत है, बल्कि एकदम किसी भी सेंसिबल इंसान जिसकी नजर हो कश्मीर पे और यहाँ के हालात पे, वो साफ समझ जाएगा कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसका कोई बेसिस नहीं है तथ्य के आधार पे। बिल्कुल, कारण कभी एक नहीं होता, बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जो कि बनने चाहिए नहीं थी। चर्चा ये जारी रखेंगे, इस पे हम हिना भट्ट से भी बात करेंगे कि क्या पीडीपी और बीजेपी के बीच में पॉलिसीज को लेकर सब कुछ सही चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मसले पर। आप देख रहे हैं हल्ला बोल सीधे श्रीनगर से, हमारे साथ यहां पर मेहमान जुड़े हुए हैं। इमरान नबी साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहिए कि क्या जो पीडीपी बीजेपी के खटपट है ये एक वजह बन रही है कहीं ना कहीं हालात सुधारने में? देखिए, हम पहले दिन से यही बात कह रहे हैं कि पीडीपी को हुकूमत में कोई जो यू टर्न्स की हुकूमत है, ये वही यू टर्न की हुकूमत बन गई है। आज सुबह CNN कोई न्यूज़ चैनल में इन्होंने बोला कि पाकिस्तान स्टेक होल्डर नहीं है। उसके बाद ही ये बात आई कि हम उनसे बात नहीं करेंगे जो प्रोटेस्ट इस टाइम पे सड़कों पे कर रहे हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती फिर बोलती हैं कि अब हम अपील करते हैं कि जो इस टाइम पे सड़कों पे हैं वो वायलेंस छोड़ के और हमारे साथ बात करें। सो ये जो एक इनकोहेरेंट एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का वजह है। दूसरी बात, लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं इसमें, मतलब टाइम की कमी मेरे पास है, टाइम की भी कमी है ना भट्ट साहब, आपसे 10 सेकंड में आप जानना चाहूंगा क्या खटपट एक वजह है आप दोनों के बीच? देखिए, दोनों आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टियां हैं, लेकिन आज की डेट में महबूबा मुफ्ती भी ये मानती है कि पाकिस्तान का हाथ कश्मीर के हालातों पे है। जब तक कश्मीर में विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, ये हालात सुधरेंगे नहीं। हमारा भाजपा का यही एक नारा था कि जब तक कश्मीर में आप डेवलपमेंट नहीं लाएंगे, यूथ को आप एंगेज नहीं करेंगे सही राह पे, यहां हालात ऐसे ही रहेंगे। और आज महबूबा मुफ्ती हमारे साथ बिल्कुल सहमत है, तो मुझे लगता है हमारी पार्टी में बिल्कुल कोई खटपट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने यहां पर देखा कि जो सियासतदान हैं उनके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी यहां पे आज ग्रुप नहीं है, ऐसी कोई भी यहां पर जमात नहीं है कि जो इन प्रोटेस्टर्स से सीधे जाकर के बात कर सके और हालात सुधारने की बात कर सके। हल्ला बोल में आज इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आज तक पर जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।